नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट पर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसे हम आरपीए कहते हैं। ये एक्ट हमारे डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है, जो इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से रेगुलेट करता है। आरपीए दो पार्ट्स में है, आरपीए 1950 जो फ्रेमवर्क सेट करता है और आरपीए 1951 जो एक्चुअल कंडक्ट डिफाइन करता है। सबसे पहले आरपीए 1950 को देखते हैं। इसका मुख्य फोकस था कंस्टिट्यूएंसीज और वोटर रोल्स। इसने लोकसभा और असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के एलोकेशन और डेलिमिटेशन का प्रोसेस डिफाइन किया। डेलिमिटेशन कमीशन इसी एक्ट के अंदर काम करता है ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स एडजस्ट हों। इसका दूसरा बड़ा फीचर है इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन और मेंटेनेंस, यानी वोटर लिस्ट। कौन वोट दे सकता है और उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये आरपीए 1950 सेट करता है। वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और रोल्स को टाइम टू टाइम अपडेट कैसे किया जाएगा, ये सारे रूल्स डिटेल्ड हैं। अब आते हैं मेन गेम चेंजर पर, आरपीए 1951। ये एक्ट इलेक्शंस के कंडक्ट को डिटेल में बताता है। सबसे पहला फीचर कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी। नॉमिनेशन फाइल करना एक क्रूशियल स्टेप है। कैंडिडेट को रिक्वायर्ड सेट ऑफ पेपर्स जमा करने होते हैं। और हाँ, एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट सबमिट करना ज़रूरी है, वरना नॉमिनेशन रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स की। ये बहुत क्रिटिकल सेक्शन है आरपीए 1951 का। अगर किसी कैंडिडेट को किसी क्राइम में 2 इयर्स और मोर की इम्प्रिजनमेंट मिली हो तो वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, और ये डिसक्वालिफिकेशन रिलीज होने के बाद भी 6 साल तक रहती है। इट इज़ अ बिग डिटेरेंट। डिसक्वालिफिकेशन का दूसरा ग्राउंड है गवर्नमेंट के साथ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स या बिजनेस डीलिंग्स में इंटरेस्ट रखना। अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन एक्सपेंसेस का सही हिसाब नहीं दे पाता तो ईसीआई उन्हें भी डिसक्वालीफाई कर सकता है। आरपीए 1951 करप्ट प्रैक्टिसेस को क्लियरली डिफाइन करता है, जिन्हें चुनाव में अलाउ नहीं किया जा सकता। ब्राइबरी यानी वोट के लिए रिश्वत देना या लेना, ये एक्ट के अंडर एक सीरियस क्राइम है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, वोटर को डराना, धमकाना या जबरदस्ती वोट डलवाना, ये भी इल्लीगल है। बूथ कैप्चरिंग को एक सिवियर इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है, जिसके लिए कड़ी सजा है। कैंपेनिंग पोल के 48 आवर्स पहले बंद हो जानी चाहिए। इसे साइलेंस पीरियड कहते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी स्टैट्यूटरी नहीं है, लेकिन ईसीआई इसे इन्फोर्स करने के लिए आरपीए की पावर्स यूज करता है। पोलिंग डे पर वोट डालने का पूरा तरीका, ईवीएम यूज करना, प्रोसेस की सिक्योरिटी, सब डिफाइंड है 1951 एक्ट में। हर पोलिंग बूथ का हेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जिसके पास काफ़ी पावर्स हैं फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। वोट्स की काउंटिंग कैसे होगी, इसका भी डिटेल्ड प्रोसीजर है, जिसमें काउंटिंग एजेंट्स की प्रेजेंस ज़रूरी है। अगर कोई कैंडिडेट रिजल्ट से डिससैटिस्फाइड है तो वो इलेक्शन पिटिशन फाइल कर सकता है। ये पिटिशंस सिर्फ हाई कोर्ट में फाइल की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट्स में नहीं। आरपीए में कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और एसेट्स की डिक्लेरेशन देना कंपलसरी है। दोनों एक्ट्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई का सेंट्रल रोल है एज द अल्टीमेट वॉचडॉग। वैकेंसी होने पर बाई इलेक्शंस कंडक्ट करने का पूरा प्रोसीजर भी आरपीए 1951 में डिफाइंड है। वोटिंग की सीक्रेसी मेंटेन करना एक्ट का बहुत बड़ा फीचर है। प्राइवेसी इज पैरामाउंट। अगर कोई आरपीए के प्रोविजंस वायलेट करता है तो उसके लिए स्पेसिफिक पेनल्टीज और इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। आरपीए में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, जैसे पोस्टल बैलेट और प्रॉक्सी वोटिंग चेंजेस। इन रीसेंट टाइम्स नन ऑफ द अबव यानी नोटा का ऑप्शन भी एक सिग्निफिकेंट एडिशन है, जो आरपीए के प्रोसेसेस में आता है। आरपीए हमारी चुनावी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और फेयर बनाता है, इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। To summarize, 1950 electoral structure देता है और 1951 उस स्ट्रक्चर को एक्शन में लाता है। इस एक्ट को समझना हर इंडियन सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की गारंटी है। धन्यवाद।